गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट को पढ़ रहे थे और उसके अंदर भी हम लोग सेमीकंडक्टर वाले पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे उसकी एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। जो प्रॉपर्टी क्या थी कि जो जंक्शन डायोड यानी पीएन डायोड होता है ना, वो बेसिकली एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी यानी डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब क्योंकि वो डायोड एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए उस डायोड को हम लोग कन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर के नाम से जान रहे थे। ठीक है, अब इन रेक्टिफायर में से भी जो पहला प्रकार था जिसको हम लोग बोल रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, अब हाफ वेव जो रेक्टिफायर रहता है उसको हाफ वेव क्यों बोल रहे थे हम लोग? इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे हम लोग इनपुट में जो भी सप्लाई दे रहे थे, जो भी वेव दे रहे थे, उस वेव का सिर्फ आधा पार्ट ही हमें आउटपुट के अंदर मिल पा रहा था। सिर्फ इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर। आज के लेक्चर के अंदर हम इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक यानी फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब जब भी हम लोग फुल वेव की बात करेंगे तो जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो आधी तरंग को ही आउटपुट में दे रहा है। यहाँ पे हम लोग फुल वेव क्यों बोल रहे होंगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहे होंगे कि आउटपुट के अंदर पूरी की पूरी तरंग डीसी के अंदर कन्वर्ट होकर हमें मिलेगी। ठीक है, अब जब भी हम लोग संरचना के अंतर की बात करते हैं हाफ वेव और फुल वेव की, तो जो फुल वेव रेक्टिफायर रहता है ना, इस फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हम लोग दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम लोग हाफ वेव में कितना इस्तेमाल कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ एक डायोड का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर उस जो रेक्टिफायर था उससे एक और अंतर रहता है कि यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं ना, वो ट्रांसफार्मर सेंटर टेपिंग वाला ट्रांसफार्मर रहता है और वहाँ पे हम लोग नॉर्मल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, सेंटर टेपिंग का मतलब क्या है कि जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी, उस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, उसके केंद्र बिंदु से एक टेपिंग निकालेंगे और उस टेपिंग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लोड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके सर्किट को बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होएगा कि जैसे मैंने ट्रांसफार्मर बना दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के अंदर कुंडली बनाऊँगा। अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जो घेरों की संख्या है वो इस प्राइमरी वाइंडिंग की तुलना के अंदर कम रहेगी। ठीक है, अगर बाई चांस आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे जो घेरों की संख्या है इसकी तुलना में आपको ज़्यादा बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अगर बाई चांस आप शेल टाइप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जो सर्किट बना हुआ है बिल्कुल सही है। और अगर बाई चांस आप कोर टाइप ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो लाइनें और खींचनी पड़ेगी। ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम केसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी साइड के अंदर दो डायोड कनेक्ट रहेंगे। वो डायोड कैसे कनेक्ट रहेंगे? इस प्रकार से कनेक्ट रहेंगे। देखिए ना, ये जैसे दो डायोड हैं। इन दोनों डायोड को अगर हम लोग एक एक नाम दे देते हैं, जैसे इसको हम लोग बोल देते हैं D1, क्या बोल रहे हैं D1, और इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, D2 बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस सर्किट के अंदर जो लोड रहेगा ना, वो लोड मैंने क्या बोला, सेंटर टेपिंग से, यहाँ से मैंने टेपिंग निकाली और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वो लोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, लोड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये लोड है और इसकी वैल्यू जो भी रहेगी, जैसे प्रतिरोध अपन ने RL बोल दिया। ठीक है, अब ये जो सर्किट है ये कार्य कब करेगा, एसी को डीसी के अंदर कब कन्वर्ट करेगा? जब कन्वर्ट करेगा जब हम इसको इनपुट के अंदर क्या देंगे, एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे इसको क्या दूंगा, एसी सप्लाई। ठीक है, अब जैसे अगर इसकी अपन कार्य प्रणाली की बात करते हैं, संरचना के अंदर क्या हो गया, संरचना के अंदर तो एक सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर हो गया, दो डायोड हो गए जिनको हमने क्या बोल दिया नाम, एक को D1 बोल दिया, एक को T2 बोल दिया, और जो लोड है उसको हमने सेंटर टेपिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे इसकी अगर अपन कार्य प्रणाली की बात करेंगे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट के अंदर क्या दूंगा, एसी सप्लाई दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर रहेगा ना, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस एसी सप्लाई को स्टेप डाउन कर लेगा। और स्टेप डाउन भी कैसे, वो वहाँ पे जो सप्लाई रहेगी वो एसी की एसी रहेगी। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर रहता है वो कभी भी सप्लाई को कन्वर्ट नहीं करता, मतलब एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन करेगा। यानी यहाँ पे अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पर भी हमें एसी ही मिलेगी। ठीक है, अब जैसे हम लोग इस इनपुट को अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो इनपुट कैसा बनेगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ बन रही है,
ये जैसे मैंने वेव बना ली, ये इनपुट हो गया, ऐसे करके ये आगे जाके बनती जाएगी। अब देखिए ना, अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करा था अपन ने कि ये जो भाग रहता है वेव का, उसको हम लोग धनात्मक आयाम बोलते हैं और इसको हम लोग ऋणात्मक आयाम बोलते हैं और इसको धनात्मक आयाम बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव एम्पलीट्यूड और वापस पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये किसके हैं? ये वोल्टेज के हैं, तो वोल्टेज इस साइड में बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब जैसे कार्यप्रणाली की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट हाफ है, अगर फर्स्ट हाफ की आप बात करोगे, जैसे इसको आउटपुट को भी हम लोग साथ के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, ठीक है। कि जैसे वेव है, इन वेव को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 0 पॉइंट है यहाँ का, ठीक है। अब क्या रहेगा देखिए ना, जैसे ही आप ये सप्लाई इस ट्रांसफार्मर को इनपुट के अंदर दोगे, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इस सप्लाई को यहाँ पे स्टेप डाउन कर देगा और यहाँ पे भी अपने को क्या मिल जाएगी? एक तरीके से ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या रहेगा, जब ये जो धनात्मक आयाम इसको मिल रहा होगा, यानी जब भी आप सप्लाई दोगे तो पहले धनात्मक आयाम मिल रहा है और उसके बाद ऋणात्मक आयाम मिल रहा है, ठीक है। इस केस के अंदर जब मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, तो अब क्या रहेगा, जैसे ही धनात्मक आयाम बनेगा ना, मिलेगा ना इसको, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था। और अगर यहाँ पे धनात्मक आवेश बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे के ऐसे, क्योंकि ये इसी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जैसे इस धनात्मक आयाम का इस पॉइंट से कंपैरिजन करते हो या इस पॉइंट से कंपैरिजन करते हो, तो ये जो पॉइंट रहेगा ना, ये इसकी तुलना में यहाँ पे ऋणात्मक ही रहेगा और ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये इसकी तुलना में और ज़्यादा ऋणात्मक रहेगा और इसकी तुलना में भी ऋणात्मक ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे अगर अपन कार्यप्रणाली की बात करेंगे तो क्या रहेगा, आप देखेंगे डायोड को, जैसे इस डायोड को अगर आप देख रहे हो तो इस डायोड का ये सिरा कौन सा है? पी सिरा है और ये कौन सा सिरा है? एन सिरा है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो माइनस सिरा है ना, माइनस किससे कनेक्टेड है? पी से कनेक्टेड है। और डायोड का कभी भी अगर माइनस पी सिरा अगर एन माइनस से कनेक्टेड है, इसका मतलब वो डायोड कैसा रहेगा? रिवर्स बायस के अंदर कार्य करेगा, ठीक है। यानी अगर आप इसकी कंडीशन फर्स्ट को लिखना चाहोगे, कंडीशन फर्स्ट को, ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है? ये जो डायोड D2 है ना, ये D2 कैसा है? रिवर्स बायस है। क्या बोल रहा हूँ मैं? रिवर्स है, ठीक है। और अगर कभी डायोड रिवर्स बायस है, इसका मतलब क्या है? वो एक तरीके से खुले परिपथ की तरह कार्य करेगा, यानी उसके अंदर से करंट आगे अपने को नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप इस डायोड को देखोगे ना, D1 को, तो आप क्या नोट करोगे? ये जो प्लस सिरा है ये डायोड के P से कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर आप पूरा देखोगे तो यहाँ से होते हुए इस डायोड को माइनस मिल रहा है एन सिरे पे, यानी क्या हो जाएगा? ये जो D1 रहेगा ना, ये D1 कैसा रह जाएगा? फॉरवर्ड बायस। क्या रह जाएगा? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और कभी भी कोई भी डायोड अगर फॉरवर्ड बायस रहता है तो इसका मतलब क्या है? आउटपुट के अंदर अपने को करंट मिलेगी देखने को, ठीक है। अब जैसे ये जो पहला आयाम आया ना, धनात्मक आयाम, तो क्या हो गया? D1 तो फॉरवर्ड बायस हो गया और ये D2 क्या हो गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस रहा, इसका मतलब ये कार्य नहीं करेगा और ये क्या करेगा? कार्य करेगा, ठीक है। और कार्य करेगा तो ये क्या करेगा? इस पूरे के पूरे आयाम को आगे आउटपुट के अंदर दे देगा और जो करंट रहेगी वो इससे निकलते हुए ऐसे करते हुए इसके अंदर लोड के अंदर अपने को मिलने लग जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग इस लोड की करंट को यहाँ पे बनाएंगे, इसको लोड की जो वोल्टेज है उसको अगर अपन बनाएंगे या करंट को बनाएंगे, तो वो कैसे बन जाएगी? ऐसे कैसे बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने क्यों बनाई? क्योंकि इसने इस वाले पार्ट को किसने? D1 ने क्या कर दिया? बाईपास कर दिया, यानी उसको आगे जाने दिया, ठीक है। अगर आप ऋणात्मक आयाम की बात करोगे, इस वाले पार्ट की बात करोगे, तो इस स्थिति में क्या रहेगा? इस ट्रांसफार्मर के अंदर इस साइड तो प्लस उत्पन्न होएगा और इस साइड क्या होएगा? माइनस उत्पन्न होएगा। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। इसकी तुलना में यहाँ पे माइनस पॉइंट, इसकी तुलना में यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस पॉइंट, ठीक है। ये ऐसा कुछ अपन ने सेकेंड हाफ की, जैसे अगर अपन ने सेकेंड हाफ इसको दिया तो ऐसा कुछ इसके अंदर सर्किट अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब कंडीशन सेकंड की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? कंडीशन सेकंड की, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जो फर्स्ट डायोड था ना,
जो पहले कैसे काम कर रहा था, फॉरवर्ड बायस काम कर रहा था, उस D1 में अब क्या रहेगा, ये जो माइनस सिरा रहेगा ये P से कनेक्टेड है, और ये एक तरीके से जो प्लस सिरा है ये इससे इसके N से कनेक्टेड रहेगा। इसका मतलब जो D1 रहेगा ना, वो D1 कैसे कार्य करेगा, रिवर्स बायस के अंदर। और रिवर्स बायस का मतलब क्या है, अपने को आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, किससे, D1 से। अब अगर आप D2 की तरफ देखोगे ना, तो D2 के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्लस सिरा है वो P से कनेक्टेड है, और जो N सिरा है ना ये किससे कनेक्टेड है, इस माइनस से कनेक्टेड है, ठीक है। और माइनस से कनेक्टेड है और ये P प्लस से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कैसे कार्य करेगा, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर कार्य करेगा। कौन, D2 कैसे काम करने लग गया, अब फॉरवर्ड बायस के अंदर काम करने लग गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर से करंट निकलते हुए इसके अंदर डायोड के अंदर, लोड के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, ठीक है। अब जैसे अगर आप इस वेव को यहाँ पे बनाओगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्या कि आप देखिए ना, जब करंट इस डायोड के थ्रू जा रही थी तो करंट की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, और इसके थ्रू जा रही है तो भी करंट की डायरेक्शन क्या है, यही है। यानी ये दोनों केसेस के अंदर इस लोड के अंदर जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप ये जो D2 डायोड है इसको बाईपास कर रहा है ना, तो ये D2 बाईपास, ये जो D2 डायोड का जो आउटपुट है वो भी अपने को इसी डायरेक्शन के अंदर बनाना पड़ेगा। क्यों बना रहे हैं अपन, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों के दोनों केसेस के अंदर आउटपुट कैसे है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, जो सेकेंड वेव है उसको, जो कि किसके कारण है, D2 के कारण है, ठीक है। ऐसे फिर नेक्स्ट हाफ के अंदर वापस ये प्लस होएगा, ये माइनस होएगा, और ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो ये D1 कैसे हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये वापस कैसे हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आउटपुट के अंदर अपने को D1 के कारण आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। किसके कारण, D1 के कारण अपने को आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पूरी तरंग थी ना, कि देखिए पूरी तरंग जैसे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आयाम से मिलके एक तरंग या एक चक्र बनता है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा चक्र आउटपुट के अंदर अपने को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आउटपुट मिला ना, ये आउटपुट के अंदर क्या चीज़ और हो रही है कि ये दोनों के दोनों आयाम एक ही दिशा के अंदर मिल गए, ठीक है। यानी एक ही दिशा के अंदर मिल गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके से DC हो गई, ठीक है। क्या हो गई, डायरेक्ट करंट, यानी इनपुट तो आपने क्या दिया था AC, और आउटपुट में अपने को क्या मिल गई, DC मिल गई। अब क्या रहेगा कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, क्या देख पा रहे हो कि ये जो करंट है या ये जो वोल्टेज है, इसकी वैल्यू भाई डायरेक्शन तो सेम हो गई, पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका मान घट रहा बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से DC तो है, पर एक तरीके से क्या नहीं है, शुद्ध DC नहीं है। शुद्ध DC कब होती है, शुद्ध DC तब होती है जब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे ऐसे कुछ कांस्टेंट रहती, ठीक है। यानी इस डायोड ने अपने को DC तो दी पर अशुद्ध DC दी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डायोड का जो आउटपुट है ना, इसको एक और परिपथ लगा के शुद्ध DC के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट या फिल्टर परिपथ। उनको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से हमें इस फुल वेव रेक्टिफायर ने क्या दे दिया, क्या दे दिया अपने को, क्या दे दिया, ये दे दी डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब जैसे इसके बारे में अगर अपन लिखना चाहें तो लिखने के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या हो रहा है, दो डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं। दो डायोड में से एक डायोड एक टाइम पे फॉरवर्ड बायस और एक टाइम पे रिवर्स बायस की तरह कार्य कर रहा है, और आउटपुट के अंदर हमें क्या मिल रही है, पूरी की पूरी तरंग देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर आप इसकी तुलना फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर से करोगे ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी तरंग अपने को आउटपुट के अंदर में देखने को मिल रही है, इसलिए उसकी तुलना में यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगी, डबल मिलेगी। क्या मिलेगी, डबल मिलेगी, ठीक है। क्यों मिल रही है, क्योंकि पूरी तरंग मिल रही है, ठीक है। अगर आप वोल्टेज का मान निकालना चाहो तो हमने जैसे वहाँ पे निकाला था वैसे यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए ना, हमने वहाँ पे क्या बोला था, जैसे वहाँ पे जैसे यहाँ पे भी हम लोग AC के अंदर क्या दे रहे हैं, इनपुट के अंदर हम लोग
VRMS की वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अपने को पता है जब भी अपन AC की बात करते हैं तो जो भी वोल्टेज अपने को बताई जा रही है वो एक तरीके से RMS वैल्यू रहती है। ठीक है, जैसे अगर अपने घर की बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अपने घर के अंदर 220 वोल्ट आ रही है, तो जो अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो वो जो वोल्टेज रहती है वो कौन सी हम लोग मानते हैं, RMS बोलते हैं। ठीक है, तो RMS वैल्यू का मतलब क्या है कि जो प्रभावी मान लागू हो रहा है उस सर्किट के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये वोल्टेज इसको इनपुट में मिल रही होगी सर्किट को, तो RMS को अपन कैसे लिखते हैं, 0.707 ऑफ VP के नाम से लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो आउटपुट के अंदर हमें क्या मिल रहा है, DC मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, DC मिल रहा है। और अगर आप इस DC का पूरा औसत मान निकालते हो, क्या निकालते हो, DC का औसत मान, तो DC का जो औसत मान रहेगा ना वो बेसिकली जो AC का औसत मान है उसके बराबर रहेगा। यानी जो DC वोल्टेज रहेगी वो DC वोल्टेज औसत मान के बराबर AC के, यानी कितनी रहेगी, 0.637 ऑफ VP। ठीक है, अगर हम लोग VP की वैल्यू यहाँ से इसके अंदर पुट करेंगे तो VP बराबर क्या हो जाएगा, VRMS बटा 0.707। यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.637 गुणा VP के स्थान पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो क्या वैल्यू रह जाएगी, एक तरीके से VRMS बराबर बटा 0.707। अगर इनको अगर आप काटोगे तो यहाँ पे वैल्यू कुछ आएगी 0.9 ऑफ VRMS। ठीक है, ये क्या हो गई, VDC। अगर आपको याद होगा हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर अपने को आउटपुट के अंदर यहाँ पे क्या मिल रहा था, 0.45 VRMS, यानी उसका 0.45 का 0.90 क्या होता है, डबल होता है। यानी आउटपुट के अंदर अपने को वोल्टेज कितनी मिल रही है, डबल मिल रही है। ठीक है, अगर आप वोल्टेज को कंपेयर भी करना चाहो तो हमने वहाँ पे क्या करा था, वो जो ट्रांसफार्मर था उसको इनपुट के अंदर हमने क्या दी थी, 24 वोल्ट दी थी, और अपने को आउटपुट के अंदर क्या मिल रही थी, लगभग 11 वोल्ट मिल रहे थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये 24 वोल्ट दोगे ना, किसके केस के अंदर, फुल वेव के केस के अंदर, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, VDC बराबर 0.9 गुणा 24। ठीक है, यानी लगभग इसका 90%, जो कि कितना रहेगा, 21.6 समथिंग वोल्ट यहाँ पे क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी। इसको आप गुणा करके देखोगे तो यहाँ पे कोई यही वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी आप क्या देख पा रहे हो, 11 का लगभग डबल, यानी 21.6 लगभग डबल अपने को क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के स्थान पे फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर आप इनकी तुलना करोगे, जैसे किसी भी चीज़ को अगर आप आवेशित कर रहे हो, जैसे बैटरी को चार्ज कर रहे हो या फिर मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे डबल वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या रहेगा, वो जो भी उपकरण आप चार्ज कर रहे हो वो हाफ वेव की तुलना के अंदर क्या रहेगा, जल्दी चार्ज होएगा। ठीक है, आज अपन ने क्या डिस्कस किया, आज अपन ने फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस करा, और हमने क्या चीज़ जानी कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ये बेसिकली पूरी की पूरी तरंग को AC की पूरी तरंग को DC के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके अंदर 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं और एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज रहती है ये हाफ वेव रेक्टिफायर से जस्ट डबल रहती है। होप आज जो अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे वीडियोस को और मेरे बाकी जितने भी वीडियोस हैं उनको आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशल मीडिया और आपके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिए। और बाई चांस आपको और अच्छे कंटेंट मुझसे चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।